Good evening, everyone. Welcome to my YouTube channel that is Economics Lovers. I wish you I wish you all a very happy new year and I hope कि ये जो नया साल 2023 स्टार्ट हुआ है वो हम सब की लाइफ में कुछ अच्छा कुछ पॉजिटिव लेकर आए। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर 25 तक हमने डिस्कस कर लिया था। आगे के क्वेश्चंस हमें डिस्कस करने थे। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, इन शॉर्ट पीरियड ऑफ प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज ओनली थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ डैश फैक्टर्स। तो अगर आपको याद हो, हमने प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा हुआ है, क्लास 11th में भी पढ़ा हुआ है, आगे ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होगा कि जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है दैट टेल्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट। और जहाँ पर हम मानते हैं कि शॉर्ट पीरियड में, यानी कि शॉर्ट पीरियड का मतलब होता है बहुत ही कम टाइम पीरियड, बहुत ही कम टाइम। तो कम टाइम में अगर याद हो तो हमने फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर्स की बात करी थी। फिक्स फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो प्रोडक्शन के साथ साथ यानी आउटपुट के साथ साथ चेंज नहीं होते हैं, वो फिक्स्ड ही रहते हैं। फॉर एग्जांपल मशीनरी ले लेते हैं। मशीनरी जैसे मान लीजिए आपके जो आपका प्लांट साइज़ है उसमें मान लीजिए 2 ही मशीनरीज़ हैं। वो मशीनरीज़ शॉर्ट पीरियड में आप चेंज नहीं कर सकते हो क्योंकि मशीनरी में हैवी इन्वेस्टमेंट लगता है और आप बहुत ही शॉर्ट पीरियड में सपोज़ 15 से 20 दिन में, 1 महीने में आप नई मशीनरी इंस्टॉल नहीं कर सकते हो, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि आपका जो प्रोडक्शन लेवल है वो क्या है, बहुत ही कह लीजिए स्मॉल स्केल बिजनेस आप कर रहे हो, तो बहुत जल्दी अपने प्लांट साइज़ को इंक्रीज़ करना पॉसिबल नहीं होता है। तो शॉर्ट रन में जो प्रोडक्शन चेंज होता है यानी आउटपुट जो आप चेंज करते हो, मान लो आप पहले 200 यूनिट बना रहे थे, आज आप 250 यूनिट बना रहे हो। तो जब आप चेंज करोगे 200 से 250, तो आप फिक्स फैक्टर को कोई चेंज नहीं कर पाओगे। आप सिर्फ क्या चेंज करोगे, वेरिएबल फैक्टर्स चेंज करोगे। वेरिएबल फैक्टर्स में क्या आता है, वेरिएबल फैक्टर्स में आपके लेबर आते हैं, ठीक है। तो लेबर के एप्लीकेशन से यानी लेबर को बढ़ाकर आप अपना प्रोडक्शन एक लेवल तक, एक लिमिट तक बढ़ा सकते हो, ठीक है, शॉर्ट रन में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ओनली वेरिएबल फैक्टर। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। अब ज़रा क्वेश्चन नंबर 27 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, इफ़ elasticity of demand is infinity, equilibrium price dash no matter supply increases or decreases। देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रिमेन्स द सेम। यानी कि जो इक्विलिब्रियम प्राइस है ना, वो आपका क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम प्राइस आपका उसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए अगर कोई सप्लाई में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, और डिमांड जो है आपकी वो क्या है, आपकी इलास्टिक इलास्टिक है। डिमांड जो आपके वो क्या है, बिल्कुल परफेक्टली इलास्टिक है सपोज। तो अगर इन्फिनिटी का मतलब यही होता है, परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे सप्लाई अपने आप को चेंज करेगी, डिमांड अपने आप को उसी तरीके से एडजस्ट कर लेगी। तो अगर डिमांड उसी हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर रही है, या आपके डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई एडजस्ट कर रही है, तो प्राइस पे कभी भी कोई चेंज नहीं आएगा। एग्जाम्पल और एक ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कह रही हूँ कि सप्लाई जो है वो 200 यूनिट से बढ़ गई, ठीक। तो मान लीजिए जैसे ही 200 यूनिट से सप्लाई बढ़ी, वैसे ही डिमांड भी 200 यूनिट से बढ़ गई। तो क्या प्राइस पे कोई इम्पैक्ट आएगा, प्राइस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, प्राइस विल रिमेन द सेम, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रिमेन्स द सेम। Okay. Now the next question is, as per the law of variable proportion, when marginal product start diminishing, the behavior of the total product will be। एक है, देखिए मार्जिनल प्रोडक्ट के बिहेव मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट है क्या, वो टोटल प्रोडक्ट में एडिशन है। मतलब जिस तरीके से मार्जिनल मार्जिनल प्रोडक्ट बिहेव करेगा वैसे ही टोटल प्रोडक्ट बिहेव करेगा। तो अगर मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो आपका वो डिमिनिश करने लगा, यानी कि फॉल करने लगा है, तो टीपी जो होगा वो इंक्रीज तो करेगा लेकिन एट डिक्रीजिंग रेट। अभी देखिए मार्जिनल प्रोडक्ट डिमिनिश कर रहा है लेकिन पॉजिटिव है। तो जो आपका आंसर होगा, इसमें सही आंसर होगा वो कौन सा है, टीपी इंक्रीजेस बट एट डिमिनिशिंग रेट। तो ये ऑप्शन डी आप देख सकते हो, टीपी इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट। अगर मान लीजिए यहीं पर एमपी क्या हो जाता है, एमपी निगेटिव हो जाता, तब क्या होता, अगर एमपी निगेटिव हो जाएगा देन टीपी स्टार्ट फॉलिंग, ठीक। ये आप लिखोगे। और टीपी जब इंक्रीज कर रहा है और पॉजिटिव है, ऑब्वियसली इंक्रीज कर रहा है तो पॉजिटिव ही होगा। तो टीपी जब इंक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव है, तो टीपी विल इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट।
टीपी जब फॉल करेगा तो टीपी बढ़ेगा, एमपी जब फॉल करेगा तो टीपी बढ़ेगा बट एट डिक्रीजिंग रेट। तो डी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ये कभी कभी स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए। 29 व्हेन एवरेज कॉस्ट फॉल्स देन, कह रहा है कि जब एवरेज कॉस्ट फॉल करता है तो कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा। तो अगर आपको याद हो तो जो एम एमसी और एसी का कर्व होता है वो आपका यू शेप्ड होता है, कुछ इस तरीके का होता है। ये मान लीजिए एमसी है एंड दिस इज एसी कर्व, कुछ इस तरीके का बनता है, यू शेप्ड बनता है। ठीक है। और ये कह रहा है कि जब एसी फॉल कर रहा है, जब एसी आपका फॉल कर रहा है तो अ, कौन सा इसमें से ऑप्शन सही होगा। तो एक बार हम कर्व भी बना के देख लेते हैं। कुछ इस तरीके का कर्व बनता है। दिस इज एमसी, दिस इज एसी। अब आप देख सकते हो कि व्हेन एसी इज फॉलिंग, when AC is falling, MC is also falling, but MC always falls faster than AC। तो जब फास्टर देन AC फॉल कर रहा है, यानी AC भी फॉल कर रहा है, MC भी फॉल कर रहा है, लेकिन MC बहुत तेज़ी से फॉल कर रहा है। तो इसका मतलब हमेशा MC क्या होगा, जब AC फॉल करेगा तो MC क्या होगा, इट विल बी लेस देन AC। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज MC इज लेस देन AC। और जहाँ पर MC कट करता है AC को फ्रॉम इट्स बिलो, तो उस पॉइंट पर एमसी एसी के बराबर हो जाता है। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एमसी और एसी बराबर कब होंगे, व्हेन द एमसी कट्स द एसी फ्रॉम इट्स लोअर पॉइंट। ठीक है, लोवेस्ट पॉइंट। ठीक है, जहाँ पे वो कट करेगा वहाँ से एमसी राइज करना शुरू कर देता है, एसी भी राइज करना शुरू कर देता है, एंड एमसी विल राइज फास्टर देन एसी। तो इस पॉइंट के बाद, इस वाले पॉइंट के बाद जो होगा वो एमसी विल बी ग्रेटर देन एसी। ठीक है, यानी कि जब एसी राइज कर रहा होता है तो एमसी विल बी ग्रेटर देन एसी, और जब एसी फॉल कर रहा होता है तो एमसी विल बी लेस देन एसी। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। Under perfect competition and short run, a firm would continue to produce provided। कह रहा है जो परफेक्ट कंपटीशन होता है और शॉर्ट रन के टाइम में, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट तो आपको पता ही होगा, परफेक्ट कंपटीशन वो मार्केट होती है जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। जितने भी फर्म्स हैं वो प्राइस टेकर होते हैं, प्राइस मेकर नहीं होते हैं, यानी कि प्राइसेस के ऊपर ना तो किसी सिंगल कंज्यूमर का फ़र्क पड़ेगा, ना ही किसी सिंगल प्रोड्यूसर या फर्म का फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, प्राइसेस विल बी डिसाइडेड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो देखिए शॉर्ट रन में, यानी कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, अ फर्म वुड कंटिन्यू टू प्रोड्यूस। ये कह रहा है कि शॉर्ट रन में कब तक फर्म प्रोडक्शन को अपने कंटिन्यू रखेगा। तो देखिए कहते हैं कि शॉर्ट रन में जब तक किसी भी फर्म की वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रही है तब तक वो अपना अपना जो प्रोडक्शन है उसको कंटिन्यू रखेगा। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इट इज़ एबल टू रिकवर इट्स वेरिएबल कॉस्ट, जब तक वो अपने वेरिएबल कॉस्ट को कवर करता रहेगा। देखिए कोई भी फर्म है, भले ही प्रोडक्शन हो रहा हो या ना हो रहा हो, उसे फिक्स कॉस्ट तो इनकर करनी ही पड़ती है। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट अगर उसका कवर हो रहा है तो वो तब तक तो प्रोडक्शन करेगा। जब वेरिएबल कॉस्ट कवर नहीं हो रही होगी तब वो क्या करेगा, यानी कि जब उसका जो प्राइस है प्रोडक्ट का, वो उसको बेच के उसकी अगर वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं हो पा रही है तब वो अपना प्रोडक्शन क्या कर देगा, बंद कर देगा। ठीक है, तो ये तो शॉर्ट रन की कहानी हो गई। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ऑप्शन नंबर 8 सही था, 30th में 31 है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल इन डैश कंपटीशन। कह रहा है कौन से कंपटीशन में, या कौन से कंपटीशन वाली मार्केट में, किस फॉर्म्स ऑफ मार्केट में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है। तो आपको पता ही होगा कि परफेक्ट कंपटीशन में तो सेम प्राइस रहती है, होमोजेनियस प्रोडक्ट्स होते हैं। और मोनोपोली जो मार्केट होती है, मोनोपोली में जो प्रोडक्ट होता है उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता है जनरली। तो मोनोपोली में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल हो सकती है, हो सकता है जो मोनोपोलिस्ट है वो अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइस चार्ज करे। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मोनोपोली। Now the question number 32, a firm will shut down rather than carry on producing in the short run if। अभी हमने ये डिस्कस किया था कि अगर वेरिएबल कॉस्ट कवर नहीं हो रही है तो जो फर्म है वो अपना प्रोडक्शन बंद कर देगा। तो देखिए यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देखें, ए आर ऑप्शन है, ए आर इज़ लेस देन ए टी सी, दैट इज़ एवरेज टोटल कॉस्ट। ठीक है, और दूसरा है टी आर इज़ लेस देन टी वी सी। तो देखिए टी आर इज़ लेस देन टी वी सी का मतलब क्या है कि जो टोटल रेवेन्यू, यानी जो जो
सारा सामान बेचकर जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उससे टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं हो पा रही है। तो ये वाला जो होगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। दैट इज़ टीआर इज़ लेस देन टीवीसी, यानी उसकी वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं हो रही है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट, किंग्ड डिमांड कर्व इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। देखिए, किंग्ड डिमांड कर्व जो होता है वो ओलिगोपॉली का एक फीचर है, क्योंकि ओलिगोपॉली में डिमांड कर्व को डिस्क्राइब करना पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ पर जो आपका डिमांड कर्व बनता है वो किंग्ड डिमांड कर्व बनता है, कुछ इस तरीके का बनता है। जनरली जो डिमांड कर्व होता है वो इस तरीके का बनता है, स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। लेकिन ओलिगोपॉली मार्केट में जो डिमांड कर्व बनता है, मैं आपको दिखा देती हूँ, वो कुछ इस तरीके का होता है, ऐसा होता है। मतलब यहाँ से तो इसके बाद क्या हो जाता है, इसके बाद भी अगर प्राइस डिक्लाइन हो रही है तो भी डिमांड जो है आपकी वो आगे नहीं जा रही है, बढ़ नहीं रही है, बल्कि यहाँ से किंग्ड हो गई है, मतलब उसका शेप चेंज हो गया है, कुछ इस तरीके का बनता है। तो ये जो किंग डिमांड का है वो किसका फीचर है, वो आपके ओलिगो पॉली का फीचर है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। Okay, now the next question is the term FAD coined by the professor Amartya Sen stands for। FAD जो है इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा फूड अवेलेबिलिटी डिक्लाइन। ये जो FAD coined सॉरी FAD जो टर्म है coined by the professor अमर्त्य सेन है, इन्होंने काफ़ी अच्छा रिसर्च किया था व्हेन आपका ये जो बंगाल फेमाइन 1943 में आया था। उसके अलावा उन्होंने जब आपका वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान में लड़ाइयाँ चल रही थी और ईस्ट पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया गया था, जो आज के डेट में हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा भुखमरी, फ़ेमाइन, भुखमरी, और आप कह लीजिए कि उस समय बहुत ज़्यादा फूड की शॉर्टेज हो गई थी। तो उससे रिलेटेड जो रिपोर्ट थी, जो रिसर्च किया था, वो प्रोफ़ेसर अमर सेन ने किया था। ठीक है, तो आप उसके बारे में थोड़ा-सा पढ़ सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अकॉर्डिंग टू द रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, रेंट इज़ अ, अकॉर्डिंग टू द Ricardian theory of rent, rent is a economic surplus, differential surplus, payment for the use of, just a minute, yes, पेमेंट फॉर द यूज़ ऑफ बिल्डिंग, पेमेंट फॉर द यूज़ ऑफ लैंड। कह रहा है ये रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट जो है वो, उसमें रेंट को क्या कहा गया है, इकोनॉमिक सरप्लस बोला गया है, डिफरेंशियल सरप्लस बोला गया है, पेमेंट फॉर द यूज़ ऑफ बिल्डिंग्स बोला गया है, या पेमेंट फॉर द यूज़ ऑफ लैंड बोला गया है। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आज नहीं दूंगी, क्योंकि मैंने ये सोच रखा है कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको नहीं दूंगी, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 35 और क्वेश्चन नंबर 36, इसका आंसर आप मुझे दोगे। दैट इज 36 क्वेश्चन है, द टर्म क्वासी रेंट वॉज इंट्रोड्यूस बाय। जो क्वासी रेंट का टर्म है, ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, जे एस मिल, जेम कीन्स, रिकार्डो, अल्फ्रेड मार्शल। तो ये भी आप मुझे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 37, द इनोवेशन थ्योरी, सॉरी, द इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट वाज गिवन बाय। अच्छा, तो ये भी एक थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका भी आंसर आप मुझे बताएंगे, ये मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है। कि ये जो इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस जो मैंने एनालाइज किया है कि केवीएस के पेपर में थ्योरी से रिलेटेड, मतलब जो जिस भी इकोनॉमिक्स ने उस थ्योरी को दिया है, इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत आपको देखने को मिलेंगे। तो हम जितना प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की, जितना भी हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, उतना ही ज़्यादा हमारी ये थ्योरीज क्लियर होती जाएंगी। जैसे क्वेश्चन आता है दैट हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो दैट इज़ एडम स्मिथ, ठीक है। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। ओके तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ज़रा देख लेते हैं। यस, if the indirect taxes are subtracted and subsidies are added, the next domestic product at market price we will get। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कि एनडीपी एमपी है, अगर हम इसमें एनडीपी एमपी में हम क्या कर दें, टैक्सेस को सब्सट्रैक्ट कर दें, सॉरी इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दें और प्लस कर दें सब्सिडी को, तो हमको क्या मिल जाएगा। तो देखिए, मैं आपको बता दूं,
कि हमने जब नेशनल इनकम पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना हो तो हम क्या करेंगे। तो देखिए, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देते हैं और सब्सिडी को ऐड कर देते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा, वेट अ मिनट, NDP FC मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम NDP MP में से क्या माइनस कर दें, डायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दें और सब्सिडी को ऐड कर दें, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, वो हो जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। हाँ, और आप बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं 35, 36 एंड 37 का आंसर देना। ठीक है, आई विल वेट फॉर योर आंसर्स। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 39, एन एग्जाम्पल ऑफ द ट्रांसफ़र पेमेंट इज़। देखिए, ट्रांसफ़र पेमेंट होता क्या है, पहले ये समझ लीजिए। देखिए, ट्रांसफ़र पेमेंट का मतलब होता है एक तरीके से यूनिलैटरल पेमेंट्स। ट्रांसफ़र पेमेंट्स वो होती हैं जिस ऐसा पैसा जो हमें मिल रहा है, मतलब हम पे कर रहे हैं किसी को, या मान लीजिए ट्रांसफ़र इनकम कह सकते हैं आप। तो ऐसी कोई पेमेंट या इनकम जिसके बदले में कोई आपने कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं करी है, आपको समझ लीजिए जैसे फ्री में मिल गई है, ऐसे समझ लीजिए। मतलब आपने किसी को फ्री में दे दिया, फ्री आपको मिल गई है, तो वो ट्रांसफ़र पेमेंट या ट्रांसफ़र इनकम होती है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है ओल्ड एज पेंशन। ओल्ड एज पेंशन का मतलब जो भी ओल्ड एजेस में होते हैं उनको गवर्नमेंट क्या देती है, ओल्ड एज पेंशन दे देती है। तो ओल्ड एज पेंशन जब दे रही है, पैसे दे रही है एज अ पेंशन, तो उसके बदले में उन्होंने कोई सर्विस नहीं दी है। तो ये एक तरीके से क्या है, एक तरीके से ट्रांसफ़र पेमेंट गिवन बाय द गवर्नमेंट है। ठीक है, तो ये आपकी ट्रांसफ़र पेमेंट में आएगी। देखिए, और ऑप्शंस भी देख लेते हैं। बी है बोनस रिसीव बाय द एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ को बोनस मिला है, तो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उसके बदले में उनको बोनस मिल रहा है। एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक, इसीलिए वो बदले में क्या जनरेट कर रहे हैं, फैक्टर इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो ये फैक्टर इनकम का पार्ट है बोनस। कमीशन रिसीव ऑन द सेल ऑफ द लैंड। कमीशन मिला है लैंड को सेल करने पे। तो देखिए, सेकंड हैंड सेल को तो हम नहीं ऐड करते हैं नेशनल इनकम में, लेकिन जो ब्रोकरेज कमीशन होता है वो हम ज़रूर ऐड करते हैं। तो ये भी आपके नेशनल इनकम का पार्ट होगा, मतलब ऐड होगा। रिटायरमेंट पेंशन, तो रिटायरमेंट देखिए दो तरीके के पेंशन होते हैं, एक होता है ओल्ड एज पेंशन, एक होता है रिटायरमेंट पेंशन। तो देखिए, रिटायरमेंट पेंशन इसलिए आपको मिलता है क्योंकि आपने मतलब कुछ टाइम तक, कुछ सालों तक आपने अपनी सर्विसेज दी हैं, आपने काम किया, उसके बदले में आपको पेंशन मिला, तो वो आपके कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का ही क्या है, पार्ट है। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। ना तो क्वेश्चन नंबर 40, द इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड इज रिफर्ड एज। तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं उनकी इनकम को हम क्या बोलते हैं। तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स होते हैं, उनकी इनकम को हम बोलते हैं मिक्स इनकम। ठीक है, तो मिक्स इनकम। ठीक है, इनकम इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन इज रिफर्ड एज मिक्स इनकम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। कह रहा है कि इसमें से कौन सा नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में ऐड नहीं होगा। सबसे पहला, एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड। तो एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड में ये आपका ऐड होता है नेशनल इनकम में। जब आप इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हो तो ये आता है आपका उसमें। बी, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, जिसे हम बेरोजगारी भत्ता भी कहते हैं, तो ये गवर्नमेंट इसके बदले में जो यूथ है उस अलाउंसेस के बदले में कोई सर्विसेज नहीं दे रही होती है, तो ये आपका कैलकुलेशन में, नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में ऐड नहीं होगा। फ्री सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट, जो भी हमें फ्री सर्विसेज गवर्नमेंट दे रही है, जैसे लॉ एंड ऑर्डर हो गया, ठीक है, और बहुत सारी फ्री सर्विसेज हैं, पार्क वगैरह बनवा दिया, ये सब, लेकिन ये भी आपके किस में ऐड होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के का ये जो गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करती है ये उसी का पार्ट है, तो ये उसमें आएगा। डिफेंस एंड सिक्योरिटी सर्विसेज, डिफेंस एंड सिक्योरिटी सर्विसेज भी गवर्नमेंट हाँ प्रोवाइड करती है, तो वो भी एक तरीके से गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर का ही पार्ट है, या आप कह सकते हो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का ही पार्ट है। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो गया, वो हो गया आपका बी, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। क्वेश्चन नंबर 42, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। क्या इसमें से कौन सा कमर्शियल बैंक का फंक्शन नहीं है। पहला है क्रेडिट क्रिएशन, तो ये हमें पता ही है क्रेडिट क्रिएशन कमर्शियल बैंक ही करता है। ठीक है, एडवांसिंग लोन, ये भी कमर्शियल बैंक का फंक्शन है। इशूइंग ऑफ द नोट्स,
ये तो आपको पता ही है कि ये हमारी सेंट्रल बैंक करती है, दैट इज़ आरबीआई। ठीक है? तो सही ऑप्शन जो होगा वो कौन-सा होगा, वो हो जाएगा इशूइंग ऑफ नोट। एजेंसी फंक्शन में क्या आता है, एजेंसी फंक्शन भी कमर्शियल बैंक परफ़ॉर्म करती है। एजेंसी फंक्शंस में एक्चुअली क्या आता है, जैसे बैंक क्या करती है, आप अपने कस्टमर्स के बिहाफ़ पर इंटरेस्ट वग़ैरह रिसीव करती है, ठीक है? डिविडेंड रिसीव करती है या पेमेंट करती है इंटरेस्ट का, या कोई भी पेमेंट किसी को जानी है, तो वो आपके एजेंसी फंक्शन के अंदर आता है। जैसे जो कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना है, कस्टमर का पैसा, ठीक है? थ्रू एसआईपी कहीं म्यूचुअल फंड में, शेयर्स में, डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करना है, तो अगर कस्टमर ने अपना बता रखा है, इंस्ट्रक्ट कर रखा है बैंक को, तो वो आपके एजेंसी फंक्शन के अंदर आएगा। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट फॉर द क्रेडिट कंट्रोल बाय द सेंट्रल बैंक? देखिए, दो तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या दो तरीके के मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू आरबीआई जो होती है वो आपके मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है इकोनॉमी में। जैसे आप मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई भी बोलते हैं। तो क्वांटिटेटिव में आपके कौन कौन से आते हैं? क्वांटिटेटिव क्या कौन सा नहीं आता है? तो देखिए, बैंक रेट तो आता ही है, ओपन मार्केट ऑपरेशन भी आता है, कैश रिजर्व रेशियो भी आता है, तो बचा क्या? ऑड वन आउट, दैट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ द लोन। मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ द लोन क्या होता है? यानी कि जब आप लोन लेने जाते हैं, तो जो भी आप कोलेटरल सिक्योरिटी रखते हैं, तो जितने की भी आपकी वो जो कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे जो भी आपने रखा है, उसकी जो वैल्यू होगी और जो लोन अमाउंट आपको ऑफर होगा, उसके बीच का जो गैप होता है, उसे हम कहते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है? तो ये आपके क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट का पार्ट है या क्वालिटेटिव मेथड का पार्ट है, ना कि क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट का पार्ट है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू इंक्रीज द फ्लो ऑफ द क्रेडिट इन द इकोनॉमी द सेंट्रल बैंक कह रहा है, अगर फ्लो ऑफ क्रेडिट यानी मनी सप्लाई को अगर इंक्रीज करना है इकोनॉमी में, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा? सबसे पहला है रिड्यूस द स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर। देखिए, एसएलआर क्या होता है ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। कैश रिजर्व रेशियो मैं आपको बता देती हूँ। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब होता है जो जो भी जितना भी डिपॉजिट होता है कमर्शियल बैंक का, टोटल डिपॉजिट, उसका कुछ परसेंटेज जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनको सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर टोटल डिपॉजिट दे हैव टू कीप विद द आरबीआई, तो उसे हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है? और अगर कैश रिजर्व रेशियो बढ़ जाएगा, यानी कि ज़्यादा पैसा आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, तो लोन देने के लिए कम पैसा बचेगा कमर्शियल बैंक के पास, तो इससे तो फ्लो ऑफ क्रेडिट डिक्रीज हो जाएगा, तो ये तो हो नहीं सकता है। ठीक है? सही ऑप्शन क्या होगा? दैट इज रिड्यूस द स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो। जैसे ही रिड्यूस होगा स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो, उससे क्या होगा कि आप कमर्शियल बैंक के पास ज़्यादा पैसा होगा, ज़्यादा अमाउंट लेफ्ट होगा उनके पास, फ्री होगा, जिससे वो लोन एक्टिविटी में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? बैंक रेट कैश रिजर्व रेशियो अगर इंक्रीज होगा, तो आपका फ्लो ऑफ क्रेडिट क्या होगा? कम हो जाएगा। ठीक है? तो सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही कंफ्यूज भी करता है। पहला है सबसे पहला ऑप्शन, देखिए, नॉर्मल रेजिडेंट कौन होते हैं किसी भी कंट्री के? माना जाता है कि नॉर्मल रेजिडेंट वो होते हैं जो किसी भी कंट्री के अंदर 1 साल से ज़्यादा रह रहे हों और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर लाई कर रहा हो। अब इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब होता है पैसा भी वो वहीं खर्चा कर रहे हों, है ना? तो वो वहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे। ठीक। तो यूएसए एम्बेसडर इंडिया, देखिए मैं आपको बता दूँ, जो दूसरे देश के एम्बेसडर्स होते हैं, ठीक है, या फॉरेन डेलीगेट्स होते हैं, या जो फॉरेन एम्बेसीज वगैरह होती हैं, वो वहाँ की इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट होती है, ना कि हमारे यहाँ का पार्ट होती है। ठीक है? तो यूएसए एम्बेसडर इन इंडिया, तो ये नॉर्मल रेजिडेंट क्यों होंगे भाई? ये तो यूएसए के एम्बेसडर हैं, ये हो ही नहीं सकता है। एम्बेसडर फॉर इंडिया इन यूएसए, देखते हैं, ये हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी, फॉरेनर्स वर्किंग इन डब्ल्यूएचओ लोकेटेड इन इंडिया। कुछ फॉरेनर्स हैं वो डब्ल्यूएचओ में वर्क करें, तो आपको पता होना चाहिए कि डब्ल्यूएचओ जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो हमारे इंडिया का तो है नहीं, वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो अगर कोई इंडिया की कोई कंपनी होती या कोई टेरिटरी सॉरी फर्म होती, उसमें अगर कोई फॉरेनर काम कर रहा होता 1 साल से ज़्यादा, तो हम मान लेते हैं कि वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट है, लेकिन वो डब्ल्यूएचओ में काम कर रहा है, वो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, तो ये भी आपका ऑप्शन सही नहीं है। तो कौन होगा नॉर्मल रेजिडेंट? वो होगा आपका एम्बेसडर फॉर इंडिया इन यूएसए, यानी कि जो हमारे यहाँ के एम्बेसडर होंगे यूएसए के अंदर, वो हमारी ही इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट है, यानी जो एम्बेसडर वो एक इंसान है,
तो वो इंसान क्या है, वो हमारे इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट ट्रीट किया जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, लीकेजेस विच हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द प्रोसेस ऑफ इनकम जनरेशन इन द इकोनॉमी आर। आपने ज़रूर पढ़ा होगा, कुछ लीकेजेस होते हैं इकोनॉमी के अंदर और कुछ इंजेक्शंस होते हैं। लीकेजेस का मतलब होता है कि जिसके थ्रू आपके यहाँ जो मनी सप्लाई है या जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हैं उसमें उन उस फ्लो ऑफ इनकम या फ्लो ऑफ इनकम जनरेशन में कुछ ऐड हो जाए, तो हम उसे इंजेक्शन कहेंगे। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके थ्रू जो आपका फ्लो ऑफ इनकम है या मनी सप्लाई है वो घट जाती है, यानी कि जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हैं वो कम हो जाती हैं, तो उन्हें हम कहते हैं लीकेजेस। तो लीकेजेस में देखिए आपके तीनों ही आएँगे। सेविंग्स, देखिए कोई बहुत ज़्यादा सेविंग्स करना शुरू कर देगा, तो उससे क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट के लिए जो पैसा है वो कम पड़ जाएगा, और जब इन्वेस्टमेंट कम होगा तो क्या होगा, आपके यहाँ जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हैं वो कम होएँगी, और कम होएँगी तो आपका जो जीडीपी है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है? तो सेविंग्स हो गया, इम्पोर्ट्स हो गया, क्योंकि इम्पोर्ट्स अगर आप करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज आपका चला जाएगा, तो वो भी लीकेजेस है। टैक्स बाय द गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ा देगी तो लोगों का ज़्यादा पैसा जो है वो कहाँ चला जाएगा, वो तो गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। तो वो कहाँ से एक्सपेंडिचर कर पाएँगे, डिमांड ही नहीं करेंगे, और डिमांड नहीं करेंगे तो सप्लाई नहीं बढ़ेगी, और सप्लाई नहीं बढ़ेगी तो जो फ्लो ऑफ इनकम जनरेशन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये सारे ही लीकेजेस हैं। इंजेक्शंस की मैं बात करूँ तो इंजेक्शंस में आपका आता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जैसे गवर्नमेंट सब्सिडी वगैरह देती है, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स करती है। लोग जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में, वो भी आपका किस में आएगा, इंजेक्शन में आएगा। ठीक है? तो डिमांड लोग कर रहे हैं, डिमांड भी आपका किस में आता है, इंजेक्शन में आता है। ठीक है? कंजम्पशन का डिमांड का मतलब वो कि वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेंगे। ठीक है? तो वो भी आपका इंजेक्शन में आएगा। क्वेश्चन नंबर 47, इफ द पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज 1000 and consumption expenditure is 750 करोड़, then APS एवरेज propensity to सेव कैलकुलेट करने को कह रहा है। कह रहा है अगर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जो है वो आपकी 1000 है और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो 750 है, तो देखिए अगर आपको याद हो, एवरेज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पूछ रहा है ये, तो देखिए एपीएस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव पूछ रहा है, सॉरी एपीएस पूछ रहा है ना कि एपीसी पूछ रहा है। तो देखिए अगर आपको याद हो तो फॉर्मूला क्या होता है, एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, एमपीसी का फॉर्मूला होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, और एपीसी का फॉर्मूला होता है दैट इज सी अपॉन वाई। तो सी अपॉन वाई, तो एपीएस का फॉर्मूला क्या होगा, जो एपीएस का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका एस अपॉन वाई। ठीक है? रेशियो रेशियो बिटवीन सेविंग्स एंड इनकम। तो देखिए अगर वो 1000 रुपये उसका पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है जिसमें से वो 750 रुपये खर्चा कर देता है, तो सेविंग कितना कर रहा होगा, पहले तो हम सेविंग निकाल लें, तो 1000 माइनस 750, तो कितना आ गया आपका, दैट इज़ 250। ठीक, 250 वो क्या कर रहा है, सेव कर ले रहा है। तो सेव कर ले रहा है तो फॉर्मूले में रख दीजिए, जस्ट अ मिनट, एपीएस इज इक्वल टू एस अपॉन वाई। तो एस आपका कितना आया था, 250 और अपॉन 1000, टोटल इनकम तो ये हो गया 1/4, तो ये आपका आ जाएगा 0.25। ठीक है? तो 0.25 आप देखिए, ये ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक। Now the next question is which of the following is not a capital receipt of the government budget। कह रहा है इसमें से कौन सा गवर्नमेंट का कैपिटल रिसिट नहीं होगा। तो अगर आपको याद हो, जब हम गवर्नमेंट बजट पढ़ रहे थे तो हमने उसमें दो तरीके के रिसिप्ट्स के बारे में पढ़ा था, एक पढ़ा था रेवेन्यू रिसिट्स और एक कैपिटल रिसिट्स। देखिए रेवेन्यू रिसिट्स वो रिसिट्स होते हैं जिनके जिससे मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब पैसा आ रहा है, तो जब रेवेन्यू रिसिप्ट से पैसा आता है, जो सोर्सेज होते हैं, उससे ना तो गवर्नमेंट के एसेट्स पे कोई फ़र्क पड़ने वाला है, ना तो उसकी लायबिलिटी में कोई चेंज आने वाला है। और जो कैपिटल रिसिट्स होता है, उससे या तो एसेट में रिडक्शन आएगा या फिर आपकी जो लायबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैपिटल रिसिट ऑफ द गवर्नमेंट, रिकवरी ऑफ लोन, यानी कि आपको लोन आपने दिया था, लोन आपको वापस मिल गया है। तो जब लोन की रिकवरी होती है तो फिर आपका जो एसेट होता है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक? तो ये जो है
नॉट अ कैपिटल रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट बोल रहे तो ये तो होगा। फिर है मनी रिसीव फ्रॉम द डिसइन्वेस्टमेंट, यानी आपने गवर्नमेंट ने अपने कुछ एसेट्स वगैरह रहे होंगे उनको बेच दिया होगा। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कोई ऑर्गेनाइजेशन है, पीएसयूज वगैरह, उसका कुछ शेयर सेल कर देना, तो उसे डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो ये भी आपके कैपिटल रिसीट का पार्ट है, क्योंकि इससे आपकी एसेट क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। सॉरी, सी है टैक्स रिसीट। टैक्स रिसीट जो है वो आपका रेवेन्यू रिसीट्स के अंदर आता है, क्योंकि टैक्स के थ्रू पैसा आने से गवर्नमेंट के जेब में जब पैसा आता है टैक्स के थ्रू, तो ना तो उसके गवर्नमेंट के एसेट पे कोई फ़र्क पड़ता है और ना ही उसकी लायबिलिटी पे कोई फ़र्क पड़ता है। ठीक है। लास्ट है बोरोइंग फ्रॉम द जनरल पब्लिक। बोरो किया है गवर्नमेंट ने जनरल पब्लिक से, जब आप बोरो करोगे किसी से एज अ गवर्नमेंट, तो आपकी लायबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यानी ए, बी और सी जो ऑप्शंस हैं, उससे कहीं न कहीं गवर्नमेंट के एसेट या फिर लायबिलिटी के ऊपर कोई ना कोई फ़र्क पड़ रहा है, या तो इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है। तो किस किस ऑप्शन में नहीं हो रही है, वो है टैक्स रिसीट। और अगर रेवेन्यू रिसीट्स कहाँ से होते हैं, तो मेन सोर्स तो रेवेन्यू रिसिप्ट जो होता है गवर्नमेंट का, वो होता है मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू। वो होता है टैक्स होता है, कुछ नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ भी होते हैं, जैसे आपका फाइन हो गया, फीस हो गया, फाइन हो गया, एशीट हो गया, पर्सन असेसमेंट हो गया, ऐसे कुछ सारे नॉन टैक्स रिसिप्ट्स हैं गवर्नमेंट के। ठीक है। अब नाउ 49 क्वेश्चन पूछ रहा है, ये स्टैट्स का क्वेश्चन है। स्टैटिस्टिकल मेथड यूज फॉर द कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा इज, क्या इसमें से बताइए कौन सा सेकेंडरी डेटा का सोर्स है। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, ये प्राइमरी का है। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, ये भी प्राइमरी का है। थ्रू क्वेश्चनर्स एंड शेड्यूल्स, ये भी आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा है। ठीक है, जहाँ पर ओरिजिनली जो सोर्स होता है वो खुद जाकर डेटा कलेक्ट करता है। मतलब ओरिजिनली एक कह लीजिए एक तरीके से न्यू डेटा, नॉवेल डेटा कलेक्ट करता है। तो वो हो जाएगा आपका ए बी सी, तो होगा नहीं, तो लास्ट आपका क्या बच गया, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, थ्रू गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। ठीक है, तो ये आपके सेकेंडरी सोर्स, ये आपका सेकेंडरी सोर्स है। ठीक है, गवर्नमेंट पब्लिकेशन जो होती हैं वो आपके सेकेंडरी सोर्स हैं, जहाँ से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 50 के आगे हम डिस्कस आज नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो फिर हो जाएगी। ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। As per the 2011 census, the literacy rate of the males and the females respectively in India is, तो ऑप्शन आपके कौन कौन से हैं देखिए ज़रा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका, देखिए ये पेपर प्रीवियस ईयर पेपर है, तो जाहिर सी बात है उस समय 2011 का ही सेंसस हुआ था। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन आने वाले टाइम में ज़रूरी नहीं है कि 2011 से पूछा जा सकता है 2021 22, मतलब जो अभी आपने कोविड के टाइम पे देखा होगा सेंसस हमारा डिले हो गया था, तो हो सकता है उससे आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं। ठीक है, तो लिटरेसी रेट ऑफ द मेल एंड फीमेल यहाँ पे पूछ रहा है, किसमें, 2011 के सेंसस में पूछ रहा है। पहला ऑप्शन क्या है आपका, पहला ऑप्शन है 82.14% एंड 65.46%। ठीक है, और बी ऑप्शन है आपका 75.50 एंड 65.46%, एंड द सी ऑप्शन है 50 एंड 40% एंड नन ऑफ द एबव। तो लिटरेसी रेट ऑफ द मेल एंड फीमेल आपका 2011 के अकॉर्डिंग पूछ रहा है। ठीक है, तो आप इसमें से ऑप्शन कौन सा होगा।